आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी मतलब क्लास 10th के इतिहास के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतिहास वाला जो यूरोप में राष्ट्रवाद में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हम। तो आप कहिएगा कि हाँ तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन आप नीचे जाइएगा तब सब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए हम दिखा देते हैं, नीचे हम बता देते हैं। देखिए नीचे हम सब्जेक्टिव है, देखिए हाँ सब्जेक्टिव है ना क्वेश्चन, एकदम रंगीन, एकदम आप प्रिंट भी करा सकते हैं, हम भेज देंगे। तो चलिए तो देखिए इसका हम PDF भेज देंगे पूरा, और आप लोगों को लेकिन अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी PDF दे पाएंगे, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। चलिए देखिए हम PDF दे देंगे सभी को। देखिए यहाँ पर पहला है बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का हिस्ट्री का जो यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है इतिहास का, उसी को हम इस वीडियो में हम क्या करें पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या सब्जेक्टिव कौन कौन है और कौन कितना बार पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर सब पूछा जाएंगे। हम पहले ऑब्जेक्टिव 2-4 होता है, किताब से ही सब क्वेश्चन है, और मतलब किताब में क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, तो हम आंसर यहाँ से लिख कर लाए हैं। देखिए आंसर बना कर लाए हैं। इटली एवं जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत है, मतलब इटली और जर्मनी जो किस महादेश के आंसर है, तो यूरोप आंसर हो जाएगा। यूरोप क्या जाएगा आंसर, यूरोप क्या जाएगा, यूरोप आंसर हो जाएगा। अब चलते 2 नंबर, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वर्ग की पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना, बोर्बो राजवंश क्या जाएगा, बोर्बो राजवंश क्या जाएगा, आंसर बोर्बो राजवंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी क्या जाएगा, कार्बोनरी क्या जाएगा। तो अब सब ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, एकदम 400 प्लस नंबर लाना है, तो पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव सबको याद करना है आपको, एकदम पूरा एकदम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, इटली और जर्मनी में एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो हो जाएगा ऑस्ट्रिया क्या जाएगा, ऑस्ट्रिया क्या जाएगा, ऑस्ट्रिया राइट आंसर क्या जाएगा, ऑस्ट्रिया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि काउंट काबर को विक्टर एमुलुवन ने किस पद पर नियुक्त किया, मतलब काउंट काबर को विक्टर एमुलुवन ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री आंसर राइट आंसर, प्रधानमंत्री के पद पर क्या जाएगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री पद पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, गिरवाली पेशे से क्या था, गिरवाली पेशे से क्या था, नाविक क्या जाएगा राइट आंसर, नाविक क्या जाएगा राइट आंसर, नाविक। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्ट क्या जाएगा राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का जालबेरिन एक संस्था थी, आंसर हो जाएगा व्यापारियों की क्या जाएगा, व्यापारियों की राइट आंसर क्या जाएगा, व्यापारियों की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रखते हैं 9 के लिए नंबर किसने किया था, बिस्मार्क ने, क्योंकि आपको कम्युनिटी में भी क्वेश्चन दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, 1871 ईस्वी में क्या जाएगा राइट आंसर, 1871 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यूरोपीय देशवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान और प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये जगह यूनान क्या जाएगा राइट आंसर, यूनान क्या जाएगा राइट आंसर, यूनान। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में कह रहा है कि 1829 ईस्वी में मेरीगन पुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो जगह तुर्की के साथ क्या जाएगा, तुर्की के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, देखिए चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे, 60 शब्दों में लिखना है, बोल रहा है 60 शब्दों में उत्तर देने। और चलते पहले नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था, उसी के बारे में बताने के लिए बोल रहा है, तो लिखिएगा। देखिए कह रहा है कि उसका उत्तर होगा कि मध्य वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव पड़ा, मतलब मध्य वर्ग का शासन में क्या पड़ा, असीम प्रभाव पड़ा, मध्य वर्ग के शासन किसमें, मध्य वर्ग के शासन में इनको असीम प्रभाव पड़ा, यही तो मध्य वर्ग के शासन में क्या क्या असीम प्रभाव पड़ा। और का समाजवाद का प्रसार हुआ, समाजवाद का प्रसार हुआ, गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध, लुई फिलिप की नीतियों का विरोध किया, लुई फिलिप की नीतियों का क्या किया, विरोध किया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, इटली और जर्मनी के, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो मतलब थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अब देखिएगा पूरा एकदम। तो कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो हम पढ़ते हैं उत्तर नंबर। कह रहा है उत्तर ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स अल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली के में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई, और मेजनी क्या हुआ, हार हो गया। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता को ऑस्ट्रिया की भावना, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी, और जर्मन राज्य में बढ़ते हुए विद्रोह और ऑस्ट्रिया की प्रशा ने मिलकर दबाया, मतलब
ऑस्ट्रेलिया पर शामिल का दोनों क्या क्या दबा दिया। अब चलते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद में को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों को अंत कर दिया, छोटे छोटे राज्य को क्या ख़त्म कर दिया उसने। रिगाओ, फेरारा, बोलोना तथा मोडोना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी और इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर गरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा कीजिए। गरिबाल्दी जो पेशे से क्या था, नाविक था, ये याद रखिए वो। तो वह क्या था, तो देखिए गरिबाल्दी से एक नाविक मतलब पेशे से एक नाविक था और जो मेजनी के विचारों का समर्थक था। कौन था? गरिबाल्दी मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था। और परंतु उसके बाद काबुल के प्रादुर्भाव आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया और गरिबाल्दी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और जिसके लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। मतलब गरिबाल्दी ने सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और कह जाए कि और इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राज्यों को पराजित किया गया। इसके बाद सिसिली का विजय पाई और इन रियासतों के अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासक के तंग आकर गरिबाल्दी का समर्थन बन गई और गरिबाल्दी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमोलियन के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबुल के परामर्श पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमोलियन को सौंप दिया और विक्टर एमोलियन संयुक्त इटली का राज घोषित कर दिया और सर्दिनिया का नाम बदलकर इटली राज रखा। सर्दिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया? इटली नाम। और विक्टर एमोलियन ने ही किसको कौन काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? याद रखिएगा बच्चा सब, ऑब्जेक्टिव एकदम फंसेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? कह रहे कि विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो जगह जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक था और वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था और सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों की एकता को सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यही था। अब चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यह हुआ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, मतलब अति लघुत्तरीय थोड़ा। इटली के लिए एकीकरण में मेजनी, काबुल और गरिबाल्दी के योगदानों को बताएं। गरिबाल्दी और मेजनी, काबुल और गरिबाल्दी के बाद मेजनी और काबुल का योगदान। मेजनी साहित्यकार, राजनीतिक विचारधारा का समर्थक और योग्य सेनापति था और मेटरनिक युग के पतन के बाद विभिन्न परिस्थितियों में इटली और मेजनी का प्रादुर्भाव, उसका योगदान निम्न है। अब देखिए कह रहा है कि उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था और तथा कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। अगर क्रांति लाना है तो नेतृत्व किसको दो? युवा को दे दो। और यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था इटली और जर्मनी के प्रादुर्भाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना। उसमें जनता जनार्दन और इटली का नारा बुलंद किया। इसके युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 7,000 तक बहुत पहुंच चुकी थी। और अगर वो राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी के निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहाँ से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता था। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया। इटली के एकीकरण के उनको पैगंबर कहा गया। और गरिबाल्दी का योगदान, देखिए गरिबाल्दी का योगदान
गरिबाल्डी का योगदान और काबूल का योगदान, दोनों का योगदान काबूल का। गरिबाल्डी की इटली का तलवार कहा जाता है। गरिबाल्डी को इटली का क्या कहा जाता था? तलवार। गरिबाल्डी को इटली का क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती का नामक युवकों की, याद रखिएगा, पूछेगा लाल को इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गरिबाल्डी को। तो लाल कुर्ती युवकों की एक संगठन कायम किया और इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया गया। बाद में उसने सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद गरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया और विक्टर एमैनुअल इटली का राजा घोषित कर दिया गया और पीडमेंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज कर दिया गया। पीडमेंट सार्डिनिया का नाम बदल कर रख दिया, इटली रख दिया। अब चलते हैं, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उसके बारे में वर्णन करें। देखिए उसके बारे में बताया, इटली के जन्म में मतलब बिस्मार्क की क्या भूमिका थी उसके बारे में। 1848 की क्रांति के बाद स्पष्ट हो गया कि इटली का जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रत्यक्ष से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था। इसके कार्यों को पूरा किया बिस्मार्क ने। अब कह रहा है कि जनवरी 1830 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना और उसने बिस्मार्क के चांसलर नियुक्त किया और बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण की सैन्य शक्ति के महत्व को समझा था और उसने इसके लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सेना लागू कर दिया। बिस्मार्क ने अपनी नीति वर्षा का सुदृढ़ीकरण किया और इसके कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को प्रभावों को चर्चा की। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभावों को पहले क्वेश्चन है कि 3 नंबर, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का प्रभाव करिए। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। यह देश की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता को भाग बनाती है। और राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के क्या थे? निम्नलिखित कार्य थे। पहला था यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या यूरोप में पुनर्जागरण का कारण कला, साहित्य इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टि कोण में परिवर्तित हुए और जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। अब कह रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति, इसका भी प्रभाव था। इसके राजनीतिक अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण वस्तुओं बना दी। चलते क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि नेपोलियन का आक्रमण, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसने वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे क्या इटली और जर्मनी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। अब चलते हैं नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814 से 1815 में एकत्र हुई और जिनका उद्देश्य था कि यूरोप में पुनः व्यवस्था को स्थापित करना और नेपोलियन के उद्देश्य और विजयों को अस्त व्यस्त करना। यही था किसका? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की जुलाई 1830 की क्रांति विवरण दीजिए। कह रहा है कि चार्ल्स दशम एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासकों में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिविधियों उत्पन्न की और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगेनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त बनाया गया और पोलिगेनेक लुई 18वें द्वारा स्थापित किया। समान नागरिक संहिता स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर तथा उसे विशेषाधिकार विभूति करने का प्रयास किया। कौन? मतलब पोलिगेनेक। अब उसके बाद उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधित्व सदन एवं दूसरे उत्तरवादियों को पोलिगेनेक के विरुद्ध में गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 को चार अध्यायों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस और क्या हुआ कि फ्रांस में
फ्रांस में जुलाई 1830 की गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और जो जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इसी प्रकार फ्रांस में बूर्बो राजवंश के शासक का अंत हो गया और रेंस वंश की लुई फिलिप की सत्ता प्राप्त कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है कि यूनानी आंदोलन की संक्षिप्त विवरण। यूनानी आंदोलन क्या किया? संक्षिप्त विवरण है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था और फलतः तुर्की शासक के स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए और जाने लगे और सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा और सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार के तटस्थ बावजूद भी उदय भी किए। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनानी में ही शहीद हो गए और इसके यूनान की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी धार्मिक और एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता पददर रहे। और कह रहा है कि आप देखिए यूनान में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ के ध्यान से एकदम लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यूनान में बता रहे हैं कि स्थिति के विस्फोटक बनी रही और जब तुर्की के शासकों द्वारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया और परंतु वह मेटरनी के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थ करेंगे। अब देखिए कश्यप कहते हैं 5 नंबर पसंद बने वही है कि फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता की दिलचस्पी में लेने लगे। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ और जिसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई और युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई और जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान की स्वतंत्रता देने की बात हुई। परंतु यूनान के राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस की यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बावेरिया शासक ओटो की स्वतंत्र राष्ट्र का राज घोषित कर दिया गया। आज चलते क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरीय है, थोड़ा शॉर्ट आंसर। रक्त लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त लोक की नीति का अवलंबन किया। एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा, जल्दी देखिए। अंसर्ट रेनर ने राष्ट्रवाद किस रूप में परिभाषित किया? अंसर्ट रेनर राष्ट्रवाद का व्याख्या की जिसके लिए राष्ट्र जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है। अब देखिए अब 3 नंबर है कि वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में फ्रांस बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। अब जो है जर्मन राइन राज्य का महासंघ की स्थापना किसने की है? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। क्या किया? जर्मन राइन राज्य की महासंघ क्या किया? नेपोलियन ने। कौन? देखिए चर्चिल आंदोलन किस देश में हुआ था? चर्चिल आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था चर्चिल आंदोलन? इंग्लैंड में हुआ था। देखिए 1830 की जुलाई क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? 1830 में जुलाई क्रांति पर परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश जाराशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र में ले लिया था। फ्रैंकफर्ट की संसदीय, देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर कि फ्रैंकफर्ट की संसदीय बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या कारण था? तो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक मुख्य उद्देश्य के लिए जर्मन राज्य के निर्माणों के लिए योगदान बनाना। इसके अनुसार जर्मन राज्य को प्रधान एक राजा को बनाना था जिसके संसद के नियंत्रण में काम करना था और जर्मनी का एकीकरण पूरी उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा का राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया तो
असेंबली भंग हो गई और जर्मनी के एकीकरण का पूरा नहीं हो सका, जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंसट रेनर ने राष्ट्रवाद के किस रूप को परिभाषित किया? फ्रांसीसी दार्शनिक अंसट रेनर ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र समान नस्ल, धर्म और क्षेत्र की सहमति नहीं और राष्ट्रवाद के लिए अतीत के में समान गौरव होना, वर्तमान में समान संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा कम जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। और चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहे फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरातन युग का अंत हुआ और नए आधुनिक युग का आरंभ हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवादी विचारकों के आधार पर हुआ और निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की गई और स्वतंत्र और समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर राष्ट्र का निर्माण किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर उदारवादी और राष्ट्रवादी को किस रूप में देखते थे? उदारवादी राष्ट्रवादियों को आज़ाद अर्थ में देखते थे और उदारवादी राष्ट्रवाद के व्यक्ति की स्वतंत्रता को कानून के समक्ष सभी की बराबरी, निरंकुश स्वतंत्र राजतंत्र की स्थापना पर संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार की प्रस्तावना, निजी संपत्ति की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी, आर्थिक रूप क्षेत्र में मुक्ति, व्यापारी आदि राष्ट्रीय से संबंधित विचार के समर्थक थे। अब देखिए आप कह है कि क्वेश्चन नंबर एक लघु उत्तर है, लॉन्ग आंसर। फ्रांसीसी दार्शनिक क्रांतिकारियों के समूह पहचान कर भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? अब देखिए कह रहा है कि फ्रांसीसी दार्शनिक क्रांति होने के साथ क्रांतिकारी राष्ट्रीय की सामाजिक चर्चा की भावना जगाने लगी और पितृभूमि नागरिक और जैसे द्वारा फ्रांसीसी में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन किया गया। क्षेत्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन किया गया। आगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणामों का उल्लेख करें। यूनानियम एवं प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। इसका अतीत गौरवमय था और पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई और ये लेनिन 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के प्रति उसमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का प्रयास किया गया। उसके बाद कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूनानी में राष्ट्रवादी की भावना बलवती होने लगी और नेपोलियन के युद्धों और वियना कांग्रेसों के विचारधारा कार्य को बढ़ाया गया और राष्ट्रवादी भावना के विकास को धर्म की भूमिका थी और महत्वपूर्ण। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ और करेइस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विचारों का कंसेंट्राइड रिगार्ड्स नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की। यूनान स्वतंत्रता संग्राम के किस निम्न परिणाम हुआ कि यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष करने के बाद ओटोमन साम्राज्य के अत्याचारियों को शासन की मुक्ति पाई और यूनान के स्वतंत्र और प्रादुर्भाव राष्ट्र के उदय के लिए गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी और परंतु स्वतंत्र राष्ट्र के उदय से मेटरनिक के प्रतिनिधि नीति की गहरी ठेस लगी और यूनानियों की विजय के बाद 1830 की क्रांति का प्रेरणा मिली और वास्कन क्षेत्र के नई ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने की चाह बढ़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई और क्या किया परिणाम? जर्मनी की एकीकरण के बिस्मार्क ने प्रयासों का फल था कि उसने अपनी कूटनीतिक और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। इस पर वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया और जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन उसका परिणाम विचार था कि जर्मनी के एकीकरण के सफलता राजकुमारों को द्वारा प्राप्त की जा सकती है और न कि लोगों के द्वारा। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 3 उद्देश्यों द्वारा पूर्ण किया। 1864 से 1870 के 7 वर्षों के अल्प समय में लड़े गए और जर्मनी के एकीकरण के में प्रशा के राजा विलियम प्रथम का बहुत हाथ रहा। बिस्मार्क के नीतियों का परिणाम स्वरूप यूरोप के नशे पर एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का उदय हुआ। और देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि 4 नंबर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने की क्या कही? तो यूरोप में राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस में हुई और फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ साथ ही फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना होने लगी। अनेक कार्यों में पितृभूमि और नागरिक विचारों और द्वारा सख्त समुदाय के रूप में फ्रांसीसी एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। एक नया संविधान बना, सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता दी गई। और भी PDF चाहिए तो पूरा PDF मिल जाएगा। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमारे नोट्स लेना है तो हमारे 800 जो है नंबर 8024965944 पर मैसेज कीजिएगा, हम तो पूरा PDF भेज देंगे। चलिए वीडियो कैसा लाइक शेयर